हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। और हमने आपको ये भी बोला था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। आपने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे भी होंगे, मैट्रिक्स के हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा केले हैमिल्टन थ्योरम, और इस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन हम पूरा कवर कर चुके हैं। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने सारे कवर किए हैं, नेट के, गेट के, जेस्ट के एंड बार के। तो आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट से आप देखोगी तो आपको सारी वीडियो कंटिन्यूसली मिल जाएंगी। तो एक बात और भी मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो उस वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, जबकि टॉपिक कंप्लीट होते होते व्यूज़ कम हो जाते हैं। मतलब 1-2 वीडियो जो आएंगी उनके व्यूज़ ठीक ठाक आएंगे, टॉपिक कंप्लीट होते होते व्यूज़ कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप पूरा टॉपिक नहीं कर रहे हो। अगर आपको अदर टॉपिक्स जो हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ अगर वो आपको आते हैं देन इट्स ओके, तो आप मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन ऐसा मत करो कि आपने 2 वीडियोज़ एक टॉपिक पे देख ली, 2 वीडियोज़ दूसरे टॉपिक पे देख ली, उससे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना वो कंप्लीट पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ रियल 3x3 मैट्रिक्स। तो रियल 3x3 मैट्रिक्स के लिए इनमें से कौन सी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स हमें रियल गिवन है। मान लो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। अगर मैट्रिक्स रियल है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो रियल एलिमेंट्स होंगे तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या आएगा, रियल, जो क्या बताता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, रियल। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स रियल हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी क्या आएगा, रियल आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी हमारा क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो ऑप्शन से आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो तो क्या होगा, रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नोट बी द आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो अगर ए ऑप्शन की हम बात करें तो सम अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है, 0, जो कि रियल है। प्रोडक्ट हम करेंगे तो 4 आइटा स्क्वायर आएगा माइनस 4 आइटा, 4 का स्क्वायर होगा एंड आइटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन के साथ, तो आइटा स्क्वायर -1 तो कितना आ जाएगा, 16 + 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है अपना, रियल है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, आइगन वैल्यू हो सकता है रियल मैट्रिक्स की। अब इसके सारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल है, इनका सम भी रियल आएगा और प्रोडक्ट भी रियल आएगी। सी की अगर हम बात करें, सी ऑप्शन की, तो इनका सम अगर हम करते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एंड दूसरा क्या है, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो सम हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 कोस थीटा, जो कि क्या है, रियल है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, 1, वो भी क्या है, रियल है। तो डी ऑप्शन की हम बात करें तो अगर हम सम करते हैं तो क्या आ रहा है, 1 + 3 आइटा, जो कि रियल नहीं है ना, और ना ही इसके जो प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 0 आता है, वो तो रियल है। तो जो सम है वो रियल नहीं आ रहा, तो जो डी ऑप्शन है वो रियल 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू जो होती हैं वो रियल होती हैं, और जो उसके आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल ए
एक मैट्रिक्स है हमारे पास 0 आइटा माइनस आइटा 0, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं वो देखेंगे कि सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हमें कंडीशन पता है क्या होती है, ए डैगर इज इक्वल टू ए, ठीक है। और आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो माइनस लेमडा आइटा माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट रखा हमने 0 के इक्वल। तो लेमडा की क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं, लेमडा स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन उधर जाएगा तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेमडा की क्या वैल्यूज हमें मिल रही हैं, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ क्या देखी थी कि आइगन वैल्यू जो होती हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, रियल ही मिल रही हैं। अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए। तो कैसे हम लिखेंगे, a माइनस लेमडा आई इंटू में x इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, तो 1 आइटा माइनस आइटा 1 इंटू में x की वैल्यू रखेंगे x1 x2 जो x के कंपोनेंट्स हैं वो इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो x1 प्लस आइटा x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस आइटा x2। तो जो आइगन वेक्टर होगा फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1 के कोरस्पॉन्ड वो हमें क्या मिलेगा, अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम वैसे ही लिख लेते हैं जिस फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो x1 की जगह हम रखेंगे माइनस आइटा x2 इंटू, और x2 की जगह पे x2 आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, 1/√2 माइनस आइटा एंड 1, ये वैल्यू आएगी। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आप निकाल के देख लो, यही वैल्यू हमारी आती है। तो आइगन वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे अब लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1। तो -1 आइटा -1 इंटू में x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो -x1 प्लस आइटा x2 किसके इक्वल आता है, 0 के। तो x1 की क्या वैल्यू आ गई x2 की टर्म्स में, आइटा x2, ठीक है। तो अब आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्ड हमें क्या मिल रहा है, अगर हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म लिख रहे हैं इसकी तो क्या आएगा, 1/√2 x1 की जगह पे हम रखेंगे आइटा x2। तो x2 को हमने क्या मान लिया, 1। तो ये x1 क्या आ जाएगा, आइटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि आइगन वेक्टर्स जो होते हैं फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि x1 डैगर इंटू में x2 किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो हम मान लेते हैं जो -1 के कोरस्पॉन्ड हमारा आइगन वेक्टर था उसका हमने नाम दिया x1 का, और इसको हमने नाम दिया x2 का। तो x1 का डैगर, ये जो वेक्टर है इसका हम क्या लेंगे, डैगर। तो 1/√2 तो क्या है, रियल है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका हम डैगर लेंगे तो आइटा चेंज होगा माइनस आइटा से, तो आइटा इंटू में आइटा एंड 1 इंटू क्या आएगा, x2 अपना एज इट इज़। तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आइटा और 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, आइटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या था, 1/2। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और +1 तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे x1 डैगर इंटू में x2 हम निकालें, या फिर हम क्या निकालें, x2 डैगर इंटू में x1, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो हम क्या बोलते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज होती है वो तो रियल होती है,
और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई ऑपरेटर अगर किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करता है तो आइगन वैल्यू हमें मिलेगी इनटू में साई, ठीक है। और ये ऑपरेटर कौन सा हो सकता है, पोजीशन ऑपरेटर भी हो सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर भी हो सकता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर भी हो सकता है। इस टाइप का कोई भी ऑपरेटर हमारा हो सकता है। जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगी वो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, रियल वैल्यूज होती है, रियल वैल्यू होती है, क्योंकि जो ये ऑपरेटर हैं हमारे ये क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा रियल वैल्यू होती है। और आइगन वेक्टर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं, आइगन वेक्टर्स मतलब साई, तो साई जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएंगे, ऑर्थोगोनल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, तो जब ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट होगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही हैं, लैम्डा इज इक्वल टू +-1, तो लैम्डा से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इनटू में साई। तो जो लैम्डा वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं। तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो +-1 हमें मिल रही हैं, +-1। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, -1, जो लोवेस्ट एनर्जी होगी, और जो +1 है वो हमारी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के कोरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर हमने लिखा, जो x1 से हमने रिप्रेजेंट किया था वो होगा, और एक्साइटेड स्टेट के लिए जो x2 हमने फाइंड आउट किया वो होगा। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं φ1 या φ2 से, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो φ1 φ2 है वो अपने क्या हैं, φ1 φ2 हैं वो क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी के लिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी के लिए, जो भी स्टेट्स हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल होती हैं। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, अब समझ आ रहा होगा कि वो ऑर्थोनॉर्मल क्यों होती हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो एनर्जी आइगन वैल्यू रियल होती है और स्टेट्स जो होती हैं वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती हैं। तो एग्जांपल है अपना, ये क्वेश्चन TIFR 2016 में आया था। इफ़ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक्स A are 0, 1 and 3 एंड द कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, मतलब 0 के कोरस्पोंड ये वेक्टर है, 1 के कोरस्पोंड ये है, 3 के कोरस्पोंड ये है। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स A⁴ इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमें गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना है क्या गिवन है, 0, 1, 3। तो हमें पता है कि लैम्डा A⁴ की आइगन वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं। A⁴ की आइगन वैल्यूज वो क्या हो जाएंगी, जो आइगन वैल्यूज हैं उनकी ⁴ होगी। तो 0, 1 एंड 3⁴ क्या होगा, 81, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितना आ रहा है, 82। तो आप देख लो कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का 82 आता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ A⁴ वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या दे रहा है, 0। तो डिटर्मिनेंट इनमें से किसका 0 आ रहा है, एक तो ये मेथड है, लेकिन अगर आप देखते हो ट्रेस फाइंड आउट करते हो तो क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो सभी मैट्रिक्स का ही 82 आपको नज़र आ रहा है। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे थोड़े से बड़े हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अब हमें क्या गिवन है कि 0 के कोरस्पोंड जो आइगन वेक्टर है वो 1, 1, 1 है, 1 के कोरस्पोंड आइगन वेक्टर ये है, एंड 3 के कोरस्पोंड आइगन वेक्टर क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे कि आइगन वैल्यू क्या है, 0, इसके कोरस्पोंड आइगन वेक्टर हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि A⁴ इनटू में आइगन वेक्टर, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कि A⁴x इज इक्वल टू λx आना चाहिए। अब लैम्डा क्या है, A⁴ के लिए 0, तो इनटू में 0x, ठीक है।
तो a⁴ हम लेके चलें, इनमें से कोई भी मैट्रिक्स, ऑप्शन से हम सोल्व करेंगे कि a⁴ हम कोई मैट्रिक्स इनमें से कंसीडर करते हैं, इनटू उसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस आइगन वेक्टर से, तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 0 0 0। तो जो भी ऑप्शन इनमें से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हम कैसे देखेंगे कि a⁴ का हर एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम करेंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ही है इसमें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और कंपेयर करेंगे 0 से। तो फर्स्ट रो की अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम आएगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम, रो एलिमेंट्स का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। सेकंड रो के एलिमेंट्स का सम अगेन हम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कराते हो, a⁴ की वैल्यू हम रखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किया 1 1 1, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी 41 - 81 + 40 कितना आएगा, 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -81 + 0 -81, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होएगा। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर सम हम करते हैं तो फर्स्ट रो के साथ ही सम जो है वो 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका अगर हम देखेंगे तो ये सभी रो के साथ जो सम है रो एलिमेंट्स का वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर सम ऑफ रो एलिमेंट्स हम करते हैं और वो सभी में इक्वल आता है तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एलिमेंट हमें मिल रहा है सम करने के बाद वो आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम सम करें रो एलिमेंट्स का तो वो क्या आ रहा है, 0। रो एलिमेंट्स का सम किया 0 0, तो अगर सम ऑफ रो एलिमेंट्स हर एक रो के लिए हमें क्या मिल रहा है, 0 मिलेगा, तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो हमें गिवन है कि एक आइगन वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 3 है। तो आप देख लो कि सम ऑफ रो एलिमेंट्स या सम ऑफ कॉलम एलिमेंट्स करके किस मैट्रिक्स में हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो वो हमारी डायरेक्ट वो आंसर अपना हो जाएगा, तो डायरेक्ट वो ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 -1 एंड 3। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एक और बात आप ध्यान रखो, अगर आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो देखी है वो वाली वीडियो तो आप ज़रूर से ज़रूर देख ही लो और उन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लो, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार खुद से ट्राई करो वो प्रॉपर्टीज़ याद करके कि कितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं आपके, तो काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो हमें याद करनी चाहिए थी, है ना। तो एग्जाम्पल है अपना, हमें मैट्रिक्स की क्या गिवन है, आइगन वैल्यू गिवन है। तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है वो पूछा है। तो नॉन सिंगुलर कब होगी, जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर है। तो अल्टीमेटली ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इनका डिटर्मिनेंट हमें चेक करना है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू हमें गिवन है ए की, तो इनकी आइगन वैल्यूज हम निकाल ही सकते हैं। a² की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, a की हमें गिवन है तो a² की क्या होगी, ये जो आइगन वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर होगा, तो 1 1 एंड 9 ये होंगे। तो अगर आइगन वैल्यू हम निकालें a² + a की, तो वो क्या आएगी, a² a की हमें गिवन है तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा दोनों का। तो 1 + 1 2 0 एंड 9 + 3 12। ठीक है, तो अगर ये आइगन वैल्यू हमें गिवन है a² + a की, तो इसकी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज अगर हम देखें तो वो क्या बताएगा, डिटर्मिनेंट बताएगा a² + a का। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब a² - a की आइगन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगी, a² - a, तो 1
-1 0 हो गया, हाँ 1 एंड -1 + 1 होगा तो क्या होगा 2 एंड 9 + 3 12, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसका अगर हम देखें डिटर्मिनेंट जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है वो भी क्या है 0 है, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब a² + 3a की अगर हम बात करें तो 3a की आइगन वैल्यूज क्या है, 3a की आइगन वैल्यूज हैं 3 - 3 एंड 9, और a² की हमने ये लिख रखी हैं, तो हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी आइगन वैल्यूज 1 + 3 4, 1 - 3 क्या आ जाएगा -2, 9 + 9 क्या आ गया 18, तो ये आइगन वैल्यू हमें मिल रही है। और अगर प्रोडक्ट हम देखें इन आइगन वैल्यूज का वही क्या बताएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो वो क्या आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी चेक करने की जरूरत नहीं, डी भी आप देख लो एक बार। a² - 3a की आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, a² क्या है 1 - 3a तो -2, 1 - 3a तो कितना होगा +4 हो जाएगा, एंड 9 - 3a का क्या होगा -9 तो कितना आएगा 0, तो इनकी प्रोडक्ट भी हमें क्या मिल रही है 0, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n×n, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकालनी सीखी थी कि आइगन वैल्यूज हम देखते थे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। a - λI का डिटर्मिनेंट जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो जो इक्वेशन आती है उसी को हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कोई भी मैट्रिक्स अपनी जो खुद की उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालते थे तो क्या आती थी λn, क्योंकि n ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है, तो nth ऑर्डर में एक इक्वेशन हमारे पास आएगी +c1 कॉन्स्टेंट λn - 1, c2 λn - 2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आता है cn - 1 λ + cn, एक कॉन्स्टेंट टर्म हमें मिलेगी = 0। तो अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, ये तो हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि अगर A मैट्रिक्स जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करती है, मतलब जहाँ पे भी लैम्डा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे A पुट कर देंगे, और इक्वेशन क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो a⁴n + c1 a⁴n - 1 + c2 a⁴n - 2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा cn, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में है तो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 0। तो ये मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स जो होगी ना वो A - λI से जो भी इक्वेशन हमारी बनेगी उसको सेटिस्फाई करेगी, यही क्या है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो उसमें क्या कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हमारे से पूछा जाए कि A इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, तो A इन्वर्स इन टर्म्स ऑफ A हमें बताना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है अपनी उसको A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, an - 1 + c1 an - 2 + c2 an - 3, इस टाइप से इक्वेशन होगी। और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे A है तो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो cn - 1 इंटू में आइडेंटिटी आएगा, और cn + cn इंटू में क्या आएगा A इन्वर्स आएगा। तो A इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे A इन्वर्स को, और -1/cn से हम क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड में तो ये हमें A इन्वर्स की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, दूसरा आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A⁴n हमें बताना है
कोई भी पावर पूछ सकते हैं मैट्रिक्स की इन टर्म्स ऑफ ए, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ए रेज टू पावर एन को हम कैसे निकालेंगे? ए रेज टू पावर एन को हम इधर रखें, बाकी को उस साइड लेके जाएं, तो कैसे लिखेंगे? ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ C1 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस C2 ए रेज टू पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन Cn आइडेंटिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे कोई भी पावर हम निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हमारे से पूछी जाए डायरेक्टली 2x2 मैट्रिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 मैट्रिक्स आपको पता भी होगा क्या होती है। 2x2 मैट्रिक्स की है तो लैम्डा रेज टू पावर 2 में होगी, तो हम कैसे लिखेंगे? लैम्डा स्क्वायर प्लस C1 लैम्डा प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हम इसको ए क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, कोई मैट्रिक्स जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस C1 ए प्लस C2 इंटू में आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C1 और C2 क्या होते हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए? तो यहाँ पे C1 जो होता है उसको हम लिखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या है? ए है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। या फिर आप यहाँ पे कैसे लिख दो कि माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा प्लस क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको आइगन वैल्यूज गिवन हो और आपसे पूछी जाए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पता है और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी पता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली निकल जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमसे पूछी जाए 3x3 मैट्रिक्स की, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें आइगन वैल्यूज गिवन है 3x3 मैट्रिक्स की और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमसे पूछी है, तो हम कैसे निकालेंगे? लैम्डा क्यूब में होगी क्योंकि माइनस साइन आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू में लैम्डा स्क्वायर आएगा। अब C1 कोफिशिएंट जो होगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को बताएगा, प्लस नेक्स्ट जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 1/2 ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और इसका क्या लेंगे? स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, इनटू में क्या आएगा? लैम्डा माइनस साइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम लिखेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो एक कोफिशिएंट है उनको हम कैसे लिखेंगे आइगन वैल्यूज की टर्म्स में। तो रिलेशन देखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यूज एंड कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट है हमारे C1 C2 अप टू Cn, उनके बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, क्योंकि A जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो हमें पता है क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है? C1 कोफिशिएंट। तो माइनस C1 कोफिशिएंट, ध्यान रखो यहाँ पे माइनस साइन हम लेके चलते हैं। कोई भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लिखते हैं ना, तो पहले प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे साइन हमारे रहते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इंटू में लैम्डा 3, मतलब दो की प्रोडक्ट हम लेके चल रहे हैं, लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से प्रोडक्ट है वो हमें क्या देती है? कोफिशिएंट देती है। किसका? जो सेकंड कोफिशिएंट है हमारा, ये जो टर्म हमने लिखी है वो हमें क्या बताती है? ये टर्म बताती है। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसका? C2 आ जाएगा, ठीक है। तो C2 की वैल्यू हमें देती है, दो की प्रोडक्ट अगर हम लेके चल रहे हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, अगर तीन की प्रोडक्ट हम लेके चल रहे हैं, और अगर हम मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारी क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये जो 3 की प्रोडक्ट होगी वो हमें क्या कोफिशिएंट देगी?
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ही होगा, क्योंकि 3 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू होंगी वो 3 ही होंगी, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो हमें क्या बताएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये हमें बताएगा, और उसकी जो कोफिशिएंट होगा वो कौन सा है यहाँ पे, C1, C2 एंड C3। तो C3 कोफिशिएंट है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या बता रही है, माइनस ऑफ C3 बता रही है। अगर 4 की प्रोडक्ट हम लेते हैं λ2, λ3, λ4, तो हमें कौन सा कोफिशिएंट मिलेगा, C4 मिलेगा प्लस साइन के साथ। तो λ1, λ2 एंड λn तक की प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1n Cn कोफिशिएंट हमें मिलेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर nth ऑर्डर का है ए मैट्रिक्स तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये टर्म हमें बता रही है, और उसकी वैल्यू क्या है, कौन सा कोफिशिएंट है, -1n इंटू में Cn। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अभी अगर 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम बात करते हैं तो जो आइगन वैल्यू है वो 2 ही आइगन वैल्यू हमें मिलेंगी, λ1 एंड λ2, और इनकी प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 की प्रोडक्ट उस केस में क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे C2 की जगह पे हमने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिया है। अब 3 आइगन वैल्यूज अगर हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए तो 3 की प्रोडक्ट हमें क्या दे रही है, -C3 दे रही है। तो जहाँ पे 3 की प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वहाँ पे C3 की जगह पे हमने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिया है। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस है ये। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखो, और वो क्या है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इफ़ ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी मैट्रिक्स की, उसका जो ऑर्डर है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी डीजेनरेट। तो ये बात आप ध्यान रखो कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम होता है तो कुछ आइगन वैल्यूज ऐसी होंगी जो डीजेनरेट होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स हम मानते हैं n×n ऑर्डर की, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो λn में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये λn से कम होती है तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ आइगन वैल्यूज क्या होंगी, डीजेनरेट होंगी। तो एग्जाम्पल है अपना, इफ़ ए मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कंडीशन A² = आइडेंटिटी एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 0, जहाँ पे आई हमें क्या गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n×n। तो A² = आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी किस ऑर्डर की है, n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी, n×n की। तो A जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है, क्योंकि मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो मैट्रिक्स जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वो किस ऑर्डर में गिवन है, वो लेस है n से, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन n की जो भी वैल्यू है उससे कम ही नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर हम बोले अगर n2 भी है तो वो इक्वल है, लेस देन इक्वल है मतलब। तो A² = आइडेंटिटी हमें गिवन है, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी इस केस में, आइगन वैल्यू अगर हम निकालें तो λ² क्या होगा, 1, ये हमें गिवन। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, +-1। तो आइगन वैल्यू जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, +1 एंड -1। अब अगर हम बोलें कि n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, डीजेनरेट होंगी, मतलब ये क्या करेंगी, रिपीट करेंगी, ठीक है। तो आइगन वैल्यू इस टाइप से हो सकती हैं, +1 +1 एंड -1। अगर 3 आइगन वैल्यू हैं तो ये कंडीशन भी हो सकती है, या फिर +1 -1 एंड -1, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर 0 होता है तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो सकती, ना ही ये वाली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो या तो जो A की पावर हम ले रहे हैं, A² =
आइडेंटिटी हमें गिवन है, या तो ए का जो ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं, अगर एन की वैल्यू हमने 2 कंसीडर करी तो आइगन वैल्यू हमें ये मिल रही है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू हम 4 कंसीडर करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें किस टाइप से मिलेगी, +1 -1 +1 -1, इस टाइप से आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो लेस होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, तो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, डीजनरेट होती हैं। तो ये रिपीट करेंगे, तो इसी केस में हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 0 मिल सकता है ना। अगर 5 हम लेते हैं, 3 हम लेते हैं, अगर a⁻³ हमने लिए और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करी, तो उसके लिए ये 2 पॉसिबल कंडीशन है जिसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें 0 नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन से आप चेक करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी 0, तो अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो भी डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आ रहा। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है। n की वैल्यू 4 लेते हैं तो भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है कि डिटर्मिनेंट मस्ट बी +1, तो डिटर्मिनेंट अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो डिटर्मिनेंट +1 नहीं है। n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें +1 मिल रही है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं मिल रही। तो ये सभी के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, a मस्ट बी ओड डायमेंशनल। अगर a को ओड डायमेंशनल हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर a का जो ऑर्डर है वो अगर हम 3×3 ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं, तो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो ये होंगी जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि a जो है अगर n×n की मैट्रिक्स है हमारी, तो उस केस में n आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी, और n आइगन वैल्यूज में से भी जो n/2 आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, +1 होंगी, और n/2 आइगन वैल्यूज ही क्या होंगी, -1 होगी। और ये n/2 हम कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। n/2 वैल्यू जो आ रही है वो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। उसी केस में हमें क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 0 मिलेगा। अगर n/2 की वैल्यू हम 2 मानते हैं तो यहाँ पे भी n/2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब जो n है वो अपना ओड है, लेकिन यहाँ पे जो n आएगा, जो n है वो क्या है, इवन है। तो यहाँ पे जो n है हमारा वो क्या है, इवन है। तो हम क्या बोलेंगे कि a जो है वो क्या है, इवन डायमेंशनल है। अगर इन केस आपको गिवन होता कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, +1 है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स नॉन जीरो कब होगा। इस केस की अगर हम बात करें कि अगर n की वैल्यू 2 होती है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें 0 मिल रहा है। अगर n की वैल्यू 4 होती है तो भी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें 0 मिल रहा है। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इस केस में हमें क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है, और वो कितना मिल रहा है, +1। तो अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स +-1 होता तो उसके लिए कंडीशन क्या होती कि a मस्ट बी ओड डायमेंशनल। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है अपने को, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 0 गिवन है, तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी तक जो भी हमने देखा आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और ये क्वेश्चन जो मैं देती हूँ उसको ज़रूर ट्राई किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।